अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मईशत के हवाले से परेशान कुन खबरें हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम के बायस स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, 2 खरब डूब गए हैं, कारोबार ठप हैं, सनतकार गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रो पड़े हैं, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $4.3 बिलियन के करीब रह गए हैं और IMF के मुतालबे पर 200 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा बनाया गया है। बिजली की कीमत में ₹4 इजाफा हुआ है और जबकि पेट्रोल के ज़खायर 16 दिन के रह गए हैं। ताजरों ने खबरदार किया है कि ये सूरत हाल रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। हसन साहब, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बदतर हालात नहीं थे कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। लेकिन मरियम, आपने तो माशी पूरा मरसिया पढ़ दिया, लेकिन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप भूल गई हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो लोग थे, इन्होंने चेंबर के जो भी चाबियाँ गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी, पेश की हैं कि चलता है चला लो तुम। फिर एक प्रेडिक्शन है कि दालें जो हैं वो रमज़ान में ₹1000 kg होंगी। ये अवामी सादा बातें हैं, ये भी शामिल इस मरसी में आप कर लेते हैं। अच्छा, देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है क्या हो रहा है, तो ये रातों रात नहीं हुआ यार। मैं कह कह के तंग आ गया हूँ कि समझना चाहिए ये पिछले 40 साल के लोगों का किया धरा है, जो भी रहा है। अच्छा, देखो, ये इसको मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा सकूते मईशत पाकिस्तान। जो सकूते मशरकी पाकिस्तान के बाद दूसरा भयानक तरीन सकूत है, सकूते मईशत पाकिस्तान। अच्छा, जब मशरकी पाकिस्तान गया, उसका सकूत हुआ, तो हमारे पास मगरबी पाकिस्तान था। अब इसके आगे स्टेशन कोई नहीं है। बात समझ नहीं आ रही। जैसे याद रखना, मशरकी पाकिस्तान भी ढाका को रातों रात नहीं बन गया था, मुक्ति बानी को रातों रात नहीं बन गई थी। इसकी तवील तारीख है और बहुत शर्मनाक तारीख है, हमने उससे सीखा कुछ नहीं। अच्छा, इसी तरह हमारी मईशत का सुकूत जिस हाल को पहुँचे हुए हैं, इसके पीछे भी कम से कम 40-45 साल दास्तान है। और कमाल देखो इस मुल्क का, सुभान अल्लाह, कमाल क्या है कि जो इस मुल्क के माशी जवाल का बायस बने, उन्हीं को संभाल लेने की जिम्मेदारी दी गई है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग अहमक कंफ्यूज कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। ओ भाई, श्रीलंका का लिटरेसी रेट कहाँ है और उसकी आबादी है 2-2.25 करोड़ के करीब। यहाँ है 24-25 करोड़ भूखा, नंगा, बेरोजगार। एक शहीद की, जो पता नहीं कौन से फ्रंट पे शहीद हुआ था, उसकी कब्र से मार्बल उखाड़ा गया है, गर्डर उखाड़े गए हैं, सरिया निकाला गया है। कुछ छोटा सा मज़ार था उसका, शहीद की कब्र से। और मुझे यकीन है कि सारे सामान से आटा खरीदा गया होगा। अच्छा, ये 24 करोड़ अगर 25 करोड़ अगर उलट पुलट हो गए, और यहाँ तक नौबत आ गई है कि भाई गन पॉइंट पे, और गन पॉइंट भी नहीं, गोली मार के आटा छीनने की खबरें आ रही हैं जी। अच्छा, और ये सब कुछ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये ट्रेलर नहीं, टीज़र है। अभी टैक्सों की भरमार से भरपूर फिल्म चलनी है जिसका नाम होगा अवाम ज़मीन पर बल्कि ज़ेरे ज़मीन, और उनकी चीखें आसमान पर। इलाज इसका है तो सही, लेकिन यार यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा साहब, कोई हिंट ही दे दें। Nobody deserves। नहीं, हिंट शिंट क्या देना है, मतलब करेगा कौन? यहाँ क्या आपने ढोंग रचाए हुए, नैब शैब, क्या नैब नूब, वो इतना अरबों रुपया लोगों का खा गए, नतीजा सिफर, सब कुछ रिवर्स होता है, निकलता अंदर से कुछ भी नहीं। को ताजर तुजर पकड़े जाते हैं, वहाँ भी प्ली बार्गेन हो जाता है। वो सीधे साधे इनको किसी SHO के रैंकर के हवाले करो, 72 घंटे में सारा कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमारी एजेंसीज दुनिया की टॉप की एजेंसीज हैं, इसमें कोई शक नहीं।
मैं को मुतस्सब होकर ये बात नहीं कर रहा। तो यहां इस मुल्क में कोई नहीं जानता कि किसके कितने खरबों के असासे, बैंक अकाउंट्स और कारोबार बैरून मुल्क हैं। तो काम है ये, और कुछ नहीं करना है। एक काम कर लो, इनको शहद में डुबो के दरख्त के साथ बांध दो, बस। कीड़ियां जब आहिस्ता आहिस्ता रेंगेंगी ना ऊपर, और साथ इनकी चेक बुक्स रख दो या कोई स्टैम्प पेपर रख दो कि भाई यहां अगर तुम लिख देते हो सारा। देखो ये बहुत मैं एक ज़माने में मेरा तकिया कलाम रहा है, लोग जानते होंगे, कॉलम पढ़ने वाले उनको भी याद होगा कि इस पूरे निज़ाम को तेज़ाब के साथ गुस्ल की ज़रूरत है। ये डिटर्जेंट से या साबुन वगैरह से साफ नहीं होना, ये गंद ये लिख के रख लो। तो मैं कहता हूं बात सिंबॉलिक है कि ग्लोटिन जो है यहां वो 3-3 नहीं 6-6 शिफ्टें जिल्लादों का ओवर टाइम हो के वो करोड़पति हो जाएं। फिर देखो कैसे सीधा नहीं होता। यहां एवी लाफजनी कर देते हैं कि करप्शन नहीं, करप्शन ही है। इस मुल्क का दीमक करप्शन ही है, और करप्शन पैसे से लेके कारकर्दगी तक। मैं अगर ऑफिस नहीं जाता एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी और मेरे घर से निकलते ही वहां का एयर कंडीशनर चला दिया, या अब और वजीर बढ़ा दिए इन्होंने, तो क्या होता है? और यानी एक डूबती हुई कश्ती पे अब कोई उसका पतवार तोड़ रहा है, किसी ने गला घोंट दिया उसके मल्लाह का, कोई उसमें मजीद छेदों का इजाफा कर रहा है। तो इसमें तो गैर मामूली सूरत हाल है। गैर मामूली इक़दाम करोगे तो बचोगे, नहीं तो शौक पूरा कर लो, नहीं होना कुछ भी। ठीक है हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। और अब आगे हम मुल्क की सियासत की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज ने ट्वीट किया है कि आखिरी 3 वज़राए ख़जाना जोकर्स थे, इन तीनों जोकर्स ने बारूदी सुरंगें बिछाई। डार साहब ने 1998 के एटमी धमाकों के बाद डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खवकान अब्बासी ने कहा है कि सलमान शहबाज की ट्वीट गैर मुनासिब थी। उन्होंने बड़ी महज़ब ज़बान इस्तेमाल की है। कोई थोड़ी मतलब वो जो ख्वाजा आसिफ ने मुद्दतों पहले कहा था और सारे पॉलिटिशियन के लिए था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती। टू टेल यू ऑनेस्टली मेरा ख्याल था कि सलमान बड़ा मुतवाज़न, तहम्मुल, ये वो, आई डोंट नो वाई, क्यों। अच्छा 1998 में इन लोगों ने फॉरेन करेंसी अकाउंट इसी डार ने फ्रीज किए थे ना, तो यहाँ तो जोकरों में डालो, अगर वो भी जोकर हैं तो ये महा जोकर है। वो स्टेज के जोकर हैं तो ये रंगीला लेवल कोई नज़र होते थे एक ज़माने में, कोई इस लेवल का कोई मुनव्वर ज़रीफ टाइप कोई। अच्छा तो प्रैक्टिकली ये जो स्टेटमेंट है अगर आप इसको इंटरप्रेट करो तो बुनियादी तौर पे ये नौजवान मुल्क के डिफ़ॉल्ट का ऐलान कर रहा है। हद हो गई यार। डार हीरो है, बढ़ के सुनी थी शुरू शुरू में, अब हवाइयां उड़ी हुई हैं, चेहरा बिगड़ गया है, लगता है अभी रो पड़ेगा। तू वहां बैठा रहे अपने मौज मस्ती कर, लेकिन नहीं, इनके आने के पीछे अपनी वजूहात हैं। दूसरी तरफ हसन साहब, इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वफाकी हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? देखो यार, अप्रैल का तो 1 अप्रैल ही मशहूर है। बाकी इमरान खान साहब ज़ाहिर है बादशाह आदमी हैं, वो जो मर्जी सोचते रहें। अप्रैल तो अपनी अकल से बाहर है। 1 अप्रैल तो की हद तक ठीक है, बाकी नहीं। जी साहब, वैसे इतलात हैं कि इमरान खान ने मुनखरिफ अराकीन जिनमें मुमना वहीद भी शामिल है, उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। नहीं, इतलात नहीं है, हर अखबार में ये खबर छपी हुई है, लेकिन इनकार काफ़ी नहीं, इनको धुतकार दिया जाना चाहिए। वो कोई तो है जो इस मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए एक बाकायदा कोई अपनी कोई मिसाल कायम करे किसी तरह की। इनकार काफ़ी नहीं है, इनको राइट ऑफ करो। अगर एक आदमी पॉपुलैरिटी की पीक पे भी ये काम नहीं कर सकता तो कब करेगा? इनको इबरत का निशान बनाओ। ये सियासत करने के काबिल ना हैं इस तरह के लोग। वो क्या इकबाल ने, क्या खूबसूरत इकबाल, या पता नहीं, यहाँ मेरा ख्याल है इकबाल का ही है, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली माँ है। ये है जिंदगी में जिसके साथ खड़े हो उसके साथ तो लॉयल हो। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, वो पंजाबी का एक है
शक्ल मोमना करतूत काफना। और आज नया मैंने बयान पढ़ा है, को पता नहीं कौन से उलमा रहते हैं कि वो अजीबो गरीब स्टेटमेंट है आज के न्यूज़पेपर में कि एक आलिम दीन को, सुभान अल्लाह, सियासतदान नहीं, आलिम दीन को डीजल कहने पे इनको ये करना चाहिए, फतवा ये वो को, आज के अखबारों में। वो मैं सोच रहा हूँ यार, को पढ़े लिखे बनो, डीजल तो नाम है एनर्जी का, को गाली थोड़ी है। अगर डीजल डीजल कहते हैं तो आप लोग क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है? तो कोई बात नहीं, किसी बंदे को कहोगे यार ये तो करंट है, मेरा करंट है, तो करंट से बंदे मरते कम है, इस्तेफादा ज़्यादा करते हैं। करंट का मतलब है रोशनी। तो इसी तरह डीजल बेसिकली क्या है? तो ये बहरहाल छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, देखें एतजाज तो मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं उनके लिए बहुत एहतराम है, बहुत मोहब्बत है मेरे दिल में, लेकिन ये बात उनकी गलत है। ये है नौटंकी चल रही है इस मुल्क में। नवाज शरीफ तो आ रहा है लेकिन भेस बदल के, वो मरियम नवाज की शक्ल में आ रहा है। रूपनगर बहरूप नगर पाकिस्तान का जो है ना निक नेम होना चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, रूपनगर बहरूप नगर। तो मरियम नवाज के रूप में आ रहा है, पुराने नारे नए रोगन, इस तरह की सूरत हाल हुई। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ या नवाज मरियम शरीफ। अब तो सूरत हाल रिवर्स होने जा रही है ना, पहले मरियम नवाज शरीफ थी, अब नवाज मरियम शरीफ। तो जो कोई रह गए हैं कुछ चंद बंदे, वो इस नए बहरूप के साथ भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो खैर है। ये तो अगर कैप्टन सफदर या अपने नवासे बने इनके, वो जुनैद सफदर, हालांकि आई लाइक द बॉय, ही इज हैंडसम, और सुना है बहुत डिसेंट, बहुत मुअद्दब, ये वो, भाई उस रूप में भी आ जाए तो क्या है, बात तो वही है। वैसे हसन साहब, खबर के मुताबिक मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर होने के बाद नून लीग के हलकों में खासी बेचैनी और बददिली पाई जाती है। देखो, इसका एक मतलब तो ये है कि नून लीग में गैरतमंद लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आज के अखबारों की खबर के मुताबिक ये रिजल्टमेंट कह लो, ये जो भी था, इसको शट अप कॉल आ चुकी है इंग्लैंड से। लेकिन दूसरी तरफ ही अपनी जगह पर रियलिटी है कि ये जो मौरूसियत और ये बादशाहत और अजीबोगरीब बात है यार, कोई शर्म कोई हया वाकई नहीं है। वो 80-80 साल के बाबे फिर रहे हैं, धक्के खाते हैं, उम्रें उनकी गल गई इसी कारोबार में, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, ये जो अंकल्स वाला खेल है, ये बेनज़ीर के साथ भी हुआ था, लेकिन वो तो हाईली एजुकेटेड और बहुत टैलेंटेड खातून थी। आगे चलें, आगे चलते हैं साहब। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं एक इंसान हूँ, हर इंसान की एनर्जी और कैपेसिटी का लेवल होता है, मैं समझती हूँ कि मैं अब अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रही, आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। अधूरा बयान दे रही हैं आप। उन्होंने ये भी कहा है कि नौजवान आगे आए, मैं उनके लिए रास्ता छोड़ नहीं। जी, पहली बात तो ये है कि इस खातून के लिए मेरी दुआएं, मैं अक्सर कभी रह भी जाता है, अपने वालिदैन से शुरू अपने मरहूम दोस्तों तक के लिए ना, मैं मग़फ़िरत की दुआ करके, तो इसके लिए वैसे दुआ, ये खातून जहाँ रहे ये खुश रहे, जो 42 साल की उम्र में पर्या मेला छोड़ रही है। हमारे कभी बुजुर्ग कहा करते थे कि पर्या मेला छोड़ देना चाहिए, उसके लिए ज़र्फ़ चाहिए, उसके लिए विजडम चाहिए, विजन चाहिए, एक ख़ास तरह की क्लास चाहिए। 42 साल की एज है इन खातून की, कोई भाई भतीजा शौहर कोई पता नहीं क्या आगे नहीं छोड़ा। यहाँ जिनकी टांगें कब्र में हैं वो भी पोते पड़पोते नवासे पड़ नवासे कब्र में टांगे हैं, उनको लेके आगे घुसना चाह रहे हैं आगे। अच्छा, जेसिंड्रा की उतनी उम्र नहीं है जितने सालों से ये चिपके हुए हैं। कितनी अजीब बात है, 42 ईयर्स ओल्ड लेडी। और मुझे तो इसलिए मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है कि जब वो हादसा हुआ, वो जो 2 मसाजिद पे दहशतगर्द, हाँ,
ने हमला किया, जितनी मोहब्बत से, जितनी बड़ी बहनों की तरह। मैंने उस ज़माने में मैंने कॉलम लिखा था कि मुझे लगता है टेलर मेड जैसे हमारे एक तस्वुर नहीं है आपा का, बड़ी बहन का, इस तरह की मुझे वो खातून लगती हैं। अल्लाह जहाँ भी हैं वो उनको खुश रखे। आलम इस्लाम को तो आमरियत खा गई। आमरियत से मुराद मेरी आमरियत उन मानों में नहीं है, आमिराना रवैये खा गए, लालच खा गया, हवस इक़्तिदार खा गई, लूट मार खा गई। और बाद लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये तो वहाँ भी है वहाँ भी है। उनके वसाइल तो देखो, उनकी आबादियाँ देखो। करप्शन जो है ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। एक मुल्क या ऐसे बेशुमार मुल्क जिनके यहाँ पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता, वहाँ अगर करप्शन करे, उनकी टॉप की फैमिलीज करें तो वो डिब जाती हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके आगे ही पल्ले कुछ नहीं है, वहाँ अगर आके लुट मार मचाई जाए तो उसका अपना इम्पैक्ट होता है। और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड और तीसरी दुनिया है। इसीलिए है ये तीसरी दुनिया। एक होता है मर्द, एक औरत, जैसे उसे क्या कहते हैं, कौन, ट्रांसजेंडर या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, अलमास बॉबी कम्युनिटी जो है, कोई तौहीन के लिए। हाँ, ये तीसरी दुनिया हमारे बारे में अब उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया है। वो पहले कुछ और कहते थे, अब उन्होंने कॉल गर्ल की जगह भी उन्होंने एस्कॉट कहना शुरू कर दिया। वो अपनी वो ज़बान तब्दील करते रहते हैं। हमारे लिए इस्तेमाल होता था लफ्ज़ तीसरी दुनिया, अब वो कहते हैं तरक्की पजीर। हालांकि तरक्की शरक्की खे नहीं होती, तरक्की पजीर। प्यार मोहब्बत लाड से झूठी इज्जत देने के लिए कहते हैं तरक्की। तीसरी दुनिया, हम तीसरी दुनिया हैं, तीसरी दुनिया उन मानों में। ठीक है ऐसा साहब, अब आते हैं अपने करंट और परमानेंट टॉपिक्स की तरफ। निगरान सेटअप के लिए इमरान खान ने असम्बली वापस जाने के फैसले पर राना सनाउल्लाह ने वेलकम किया है, जबकि नून लीग इसे यू टर्न कह रही है, और पीपल्स पार्टी ने इसे लौट के बुद्धू घर को आने वाला मामला करार दिया है। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, लौट के बुद्धू घर। इसमें थोड़ी सी शरारत है, थोड़ी सी तंज है, लेकिन ये तो पॉजिटिव बात है। लौट के बुद्धू घर को आए, अगर आ गए तो बस ठीक हो गया। अच्छा, बाकी राना सनाउल्लाह ने वेलकम किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं, लड़ाइयाँ इन्वर्टेड कॉमास में, ये गामों माजों की तरह नहीं, गालियाँ और ये और वो, नो। मैं और तरह की बात कर रहा हूँ, एक ख़ास तरह की जो सियासी किस्म की और जमहूरी किस्म की सो कॉल्ड लड़ाइयाँ होती हैं, वो सिर्फ असेंबली में ही लड़ी जा सकती हैं। सो अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सनाउल्लाह ने अगर वेलकम किया है तो उससे भी अच्छी बात है। हसन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीटीआई के इस्तीफों से खाली नशिस्तों पर पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये मैदान में थे कब? एक अंग्रेजी का अखबार है डेली टाइम्स, उसकी सुर्खी थी कल 1 वर्सेस नो 1। ये औकात है इनकी। इमरान कहा करता था, याद है एक ज़माने में, मैं इन्हें रुलाऊंगा। उसने हुकूमत में होते हुए इन्हें इतना नहीं रुलाया जितना अपोजिशन में बैठ कर रुला रहा है। तो ये 73 के आइन के तनाजुर में जो जमहूरियत की असास है, उससे भाग रहे हैं मौलाना और हमनवा इनके। वजह क्या है? शिकस्त इनको पता है, इनका मुकद्दर है, दीवार पे लिखी है। इसलिए जब तक जान बचा, और हक पहुंचता है उनको जान बचाने का। हिरन नहीं देखा कितना डेस्परेटली चीते के या शेर के आगे या बघियाड़ के आगे लग के हिरन भाग रहा होता है डेस्परेटली। वो आखिर पे जाहिर है वो लपेटा जाता है, लेकिन भागना तो उसका हक है। जी वैसे हज़रत ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 35 पंचर्स लगा दिए, ट्यूब टायर बदलें। भाई एक तो ख्वाजा, ऊपर से सियालकोटी, वो जुगत ना मारे तो क्या करें। ख्वाजा साहब कभी कभी ये, एक तो खैर उनको बंद करना चाहिए, बात बाज़ अच्छी निकल जाती है उनके मुंह से, लेकिन वो जो है करते रहते हैं ना अपनी गुफ्तगू, ये हो गया है, ये कनो है, ये उनको चाहिए थोड़ा, इसको पता नहीं उसको किसी ने कभी मशवरा दिया है कि नहीं, मैं तो उनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, डजंट लुक नाइस। वो बहुत ज़्यादा है करते हैं, तो वो ठीक है, जुगतें चलती हैं सियासत में, जुगतें ही चलती हैं, और क्या है, मुल्क थोड़ी चलता है। ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पीटीआई चाहती है कि अर्ली इलेक्शन हो, जबकि हुकूमती इत्तेहाद मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहा है। आपके नज़दीक दोनों में कौन सही और कौन गलत है? सही गलत का क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करूं। ये किताब पढ़ी है
गवाही है, मेरा बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में रीडर है, वो इस बात की गवाही देगा, बीबी बाबू और बेबस अवाम, इनमें से इस मुल्क का कोई नहीं था, तब ये यहाँ पहुँचा है। 32 साल हो गए मुझे इस जमहूरियत पे लानत भेजते हुए। यहाँ हैं अपने अपने मुफादात या अनाओं की जंग, और जहाँ मोहब्बत होती है, कमिटमेंट होती है, बंदा ना अपनी अना देखता है ना अपना मुफाद देखता है। अमीरुल मोमिनीन के दरबार में केस पेश हुआ, ये होती है 2 औरतें एक बच्चा, दोनों के दरमियान, दोनों क्लेम कर रही थी कि बच्चा मेरा है। आर्गुमेंट चलता रहा, गवाहियाँ शवाइयाँ आई, उसके बाद हजरत अली का है, आपने कहा कि बुलाओ जल्लाद को, इस बच्चे को दरमियान से काट दो, आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो, चूंकि दोनों बड़ा चीख चीख के कह रही हैं बच्चा मेरा है। जो हकीकी मां थी उसने चीखे मार के कहा नहीं नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसको दे दो, ताकि जीता तो रहे। ये मुल्क किसी का ना बाप है ना बेटा है, ये बुस्कुशी का मैदान है, ये चांदमारी का टीला है। समझ आई बात? जी। हो ना, धरती मां, ना ये किसी की मां है ना इसका कोई बेटा है। मैंने कहा ना, जो असली मां थी उस बच्चे की, ये हजरत अली की विजडम की इंतहा है। जाहिर है बच्चे को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करना था, लेकिन विजडम, विजन और इंसानी नफ्सियात, उन्होंने कहा फैसला करना तो इस तरह तो हो नहीं रहा, दोनों तरफ से बराबर के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, एक तरीका है, कहा काट दो, दोनों में आधा आधा दे दो। हकीकी मां चीख पड़ी, विद्रॉ कर गई। ये यहाँ कोई विद्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कल करा दो, वो कह रहे हैं हमने टाइम पर कराने, क्या बेहूदगी, कत्तन नहीं। याद रखना राजवाड़ा है, राजवाड़ा है। मैंने जो किताब दिखाई थी इसलिए, उस वक्त मैं तीसरी कुव्वत के ख्वाब देखा करता था, पीटीआई का वजूद भी नहीं था, किसी को शक शुबा भी नहीं था, और मजीद निजामी साहब ने कहा था कि यह आदमी मिसालियत पसंद है, आइडियलिस्ट है, जो तीसरी कुव्वत के ख्वाब देखता है जो प्रैक्टिकली नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी में ये हो भी गया। यहां नहीं है कोई, किसी का नहीं। धरती मां किसकी मां? वो इसके बेटे हों ढंग के, यहां नौबत आती। जब रमजान में मैं लर्ज गया हूं सुन के, शायद मुझे ना फर्क पड़ता हो। मैं, मेरे दोस्त हफीज खान, वो कनाडा से आए हुए, रात हम लोग बैठे थे, अमीर अफसर वगैरह, तो उनका ज़ाहिर है क्या प्रॉब्लम होना है, वो रोंगटे खड़े हुए हैं उनके सुन के कि क्या कह रहे हो। मैं कह जी कह नहीं रहा, मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि दाल 1000 रुपया किलो होगी। तो इस मुल्क का कोई वाली वारस होता अगर सही मानों में, इसके हमदर्द होते, इसके बेटे होते, इसके भाई। जब एतजाज हसन साहब ना नारे लगाया करते थे उस वक्त, रियासत होगी माँ के जैसी, मैंने लिखा, उनको शायद अच्छा भी नहीं लगा उस वक्त। मैंने कहा नहीं, ये सुतेले माँ की जैसी होगी। उसकी वजह है, लोग कौन है, इनका कैलिबर क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। मुल्क को यहां तक ले आए, आगे नुस्खा है कि है वो इन्होंने आजमाना नहीं, तो फिर चलो देखते हैं तमाशा। जी ठीक है हसन साहब, कुछ बात पंजाब के निगरान वज़ीर आला के हवाले से कर लेते हैं। नासिर खोसा और जवाद एस ख्वाजा ने पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत कर ली और कहा है कि ओहदे में दिलचस्पी नहीं। जहां हर कोई इस ओहदे के पीछे भाग रहा है, वहां इनका इस ओहदे से माजरत कर लेना समझ से बालातर है। बिल्कुल बालातर नहीं है, बावकार लोग हैं। मैं जवाद एस ख्वाजा को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, मेरे दोस्त हैं ख्वाजा साले, उनके बहुत करीबी हैं। वो इनके बारे में 2-4 दफ़ा को बात हुई है। मैं हैरान कौन, शख्सियत बेदाग, बेनियाज आदमी, बच्चों को पढ़ाने वाला बंदा, अपनी दुनिया में गुम। वो लानत, ये निज़ाम सका,
चमड़े के सिक्के चलाने वाले 90 दिन के लिए, क्या है ये? अच्छा, इसी तरह वो जो खोसा साहब हैं, वेल रिप्यूटेड आदमी, अच्छा कई चपड़कनाती भागे फिर रहे हैं, मुझे पता है किस चीज़ के लिए। यार को हया करो, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जिंदा रहना ये भी कोई काम है? ये काम है किसी पॉलिटिशियन का। कोई जर्नलिस्ट आ जाए, कोई चबल लगेगा मुंह, क्या करने आया तू? वैसे हसन साहब, इसी तरह कोई बावकार जज हो, ये हो वो हो, नहीं। सुनो, मैं बात बतानी, कोई अगर पॉलिटिशियन आता है उसका जरा एक्सपोजर बढ़ेगा, अगर उसका लेवल एमपीए का है, वजीर का है, वो 90 दिन में उसकी इंटर्नशिप समझ लो हो जाएगी, या फलाना टमकाना जो भी है। कोई जर्नलिस्ट घुस जाए, को फलाना बढ़ी, क्या ये चपड़कनाती हैं सारे के सारे। वैसे हसन साहब, सियासतदान सईद इलाही का नाम सामने आ रहा है, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, डॉक्टर सईद इलाही भाई, वो ही क्वालिफाइज। एक तो बहुत आलीशान, ना कभी भुट्टो की सुनी, ना कभी नवाज शरीफ की सुनी। ये डॉक्टर सईद इलाही के वालिद की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जी। अच्छा, वो बंदा मिनिस्टर रहा है, इस तरह की पोजीशंस, इलेक्शन लड़े हैं, ये हैं वो। तो एक मैंने अभी क्या कहा था कि भाई सियासतदान कोई आए 90 दिन के लिए या 120 दिन के लिए या जो भी है, दैट मेक सेंस। बाकी भी जाजू को लाकर बिठा रहे हो, क्या है ये? कुछ भी नहीं, वो बावकार लोग थे, उन्होंने इनकार कर दिया। वो जो बाकी गई गामे साजे इधर भागे, इधर उधर भागे फिरने, डॉक्टर सईद इलाही हो तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उसका एक माजी है, उसकी एक परफॉर्मेंस है, एक्सपोजर है, ही इज अ पॉलिटिशियन। ठीक है सर, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि उसे नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। अच्छा, नहीं देखो, अपनी टेंशन जाया करेगा इमरान। मैं फ़ोन करके कहूँगा कि भाई अपनी टेंशन ना जाया करो, उसकी वजह है शहबाज शरीफ साहब को भुट्टो साहब की तरह वो इंसोम्निया के मरीज, उनको तो पहले नींद नहीं आती। ये भी है। तो आपने उनकी क्या नींद की गोलियाँ, वो ज़ाहिर बहुत कुछ ट्राई कर चुके होंगे, उनको तो नींद पहले ही नहीं आती। तो मुहावरे वाली नींदें उड़ाना जो है वो तो और बात है, बाकी टेंशन वेंशन क्या है। और दूसरी बात ये बड़ी ढीठ कम्युनिटी है, टेंशन नहीं। मैं अभी आपको कल रात की मिसाल दे रहा था कि हम लोग जब बैठे बात कर रहे थे तो वो मेरे दोस्त, इनका कोई लेने देने नहीं है इस मुल्क के साथ भी प्रैक्टिकली उन मानों में। फॉर द लास्ट 28 ईयर्स लिविंग अब्रॉड, कनाडा रहते हैं, उनका क्या रंग फक हो गया उनके कि यार ये फिर क्या बनेगा लोगों का। मैंने कहा जी दफ़ा करो, यही है इस बात को, मैंने कहा दफ़ा करते हैं कि क्या बनेगा। यही है जो शेर आया, फलाना आया, बघियाड़ आया, आवे जावे। मैंने कहा उसकी कीमत है, चुकाने का वक्त आ गया है। 1000 रुपये होश उड़ जाते हैं सुन के। आम आदमी जिसको इन हालात में 2 वक्त की वाकई मुहावरतन नहीं हकीकतन रोटी नहीं मिल रही, तो उसको 1000 रुपये दाल, ऊपर से होगा रमज़ानुल मुबारक, और साथ ये सारे मनहूस भी मौजूद होंगे। अल्लाह खैर सलाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटम बम है। बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन भाई, लेकिन 2 में से एक तर्क करना होगा। जो हालात हैं, एटम बम तर्क करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंडिया जैसा पड़ोसी हो तो एटम बम तर्क करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रह गया कशकोल, तो कशकोल तोड़ भी देंगे, ये हाथों को कशकोल बना लेंगे, गुताकर है। और मैं सोचता हूँ कि वो क्या सोचते होंगे। आज सऊदीज़ ने बड़ी अजीबोगरीब वार्निंग दी है, उन्होंने कहा करो मरो कुछ, कब तक तुम्हें गैर मशरूत तौर पे पालते रहेंगे। आज के अखबार, आज के जी बिल्कुल, अंदर से उन सबको पता होगा कि ये जो आए हैं या आते हैं ये डॉलरों में खरबपति हैं। ये चूंकि रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह का कोई ऑफिशियल नहीं होता मामला, अदरवाइज़ ये जितनी आती हैं दौलतमंद तरीन लोगों की लिस्टें, कभी वो फलाना हो गया, कभी वो फलाना हो गया, कभी वो बिल गेट्स हो गया, पता नहीं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते पूरे। वो नहीं है, कहानियाँ और हैं, लेकिन वो आ नहीं सकती चूँकि वो इनका सारा दो नंबर सा कारोबार है। तो वो सोचते होंगे यार इन लोगों को क्या देना है। सऊदिया की जो आज हैरत अंगेज़ है वो स्टेटमेंट,
चलो साहब, शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। यार ये इस तरह के डायलॉग सुनते सुनते बुढ़े हो गए। पाँव पे खड़ा करना है, ये कोई स्पेशल चाइल्ड है, कोई माजूर बच्चा है पाकिस्तान? 75 साल उम्र है, और वो अहमद जो कहते हैं कि कौमों की जिंदगी में 100 साल कुछ नहीं होता, 50 साल कुछ नहीं होते ही पहले चंद साल हैं कौमों की जिंदगी में, याद रखना। ये चाहे जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं मिसाल देता हूं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हाल था जर्मनी का और जापान वगैरह का, बताओ? धूल चिटा दी उन्होंने पूरी दुनिया को, विदिन नो टाइम। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, मोरल फलाना ये वो। उसने जापानीज बादशाह ने कहा हथियार फेंक दो, औजार उठा लो। क्या एक लाइन में पूरी पॉलिसी, पूरी दुनिया आगे लगा ली उन्होंने। तो जिन्होंने 75 साल का अधेड़ उम्र मुल्क है भाई, मुझसे चंद साल बड़ा है, तो ये अब ये कोई माजूर स्पेशल चाइल्ड है जिसको आपने पैरों पे खड़ा करना है? तो आप तो 175 साल में इसको नहीं खड़ा कर सकेंगे जो आप कर रहे हो। आपने तो इस बच्चे को रेडी में डाल के भीख मांगनी होती है। ये बार क्या सेल करते हैं बताओ मुझे? ये इस मुल्क की भूख को, इस मुल्क की नंग को, बेरोजगारी को, ये अपना वो जो एवरेज क्या होती है पर कैपिटा इनकम, ये भूख नंग बेचते हैं अवाम की। जैसे रेडी पे डाल के नहीं, पेशावर, मैंने पहले भी कहा था, जो पेशावर लोग होते हैं वो बेकारी रखे होते हैं उन्होंने, वो उनके टूल्स होते हैं, उनको दिखा के भीखें इकट्ठी की जाती हैं। सुबह सुबह उनकी मुख्तलिफ जगह पे उनको बाकायदा उनको डिप्लॉय किया जाता है, शाम को उनकी कलेक्शन होती है। कभी ये जो ये माफिया है सारा, एक गदागरी के पीछे, कभी इसके बारे में पता करो, मैंने एक दफ़ा फीचर कराया था सदाकत के ज़माने में। हैरत अंगेज़ हैं। तो इन्होंने तो रेडी पे भेजना ये कुछ है, शराब बेच लिया, कभी जलजला बेच लिया, तो खुश होते हैं। ये बाकी दिखावा है, ये लॉटरी निकलती है इनकी। तो उन सबको पता होगा कि इनकी कहाँ कहाँ कितनी कितनी जायदादें और इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब ये जाते होंगे इन लोगों के पास, उनके पास तो भाई वो तो पेट्रोल डॉलर है, वो तो बहुत दौलतमंद लोग हैं। उनको अंदाज़ा होगा कि ये हमारे भाई बंद हैं। तो पाँव तो बेचने जा रहे हैं 1000 रुपये किलो दाल, आटे की बोरी पे गोली मारी जा रही है। कमाल है भाई। कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ चमत्कार दिखा दें, कोई मौजज़ा हो जाए तो सूट करता है भाई। ठीक है, अपने इर्द गिर्द को ये अच्छे मनाजर नहीं है। मैंने मुद्दों तो ही घर से निकलना छोड़ दिया, बहुत कम जी। खौफ आता है बाहर। छोटे छोटे बच्चे, कांपती हुई बूढ़ियाँ, ऊपर से ये ख्वाजा सरा, यही जड़े पहले शादियों ब्याहों पे इनको काम मिल जाता था कोई, वो कल्चर ख़त्म हो गया उनका। वो भी बेकारी हैं, अजीब अजीब दुआएं देते हैं, अजीब अजीब बद्दुआएं देते हैं। तो ये तो अजाब है। उस वक्त बंदा सोचता है कि परवरदिगार मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है, जिनका है वो मुअज़्ज़ज़ीन है, उनके साथ प्ली बार्गेन भी हो जाता है, और प्ली बार्गेन के बगैर भी उनकी नैया पार उतर जाती है, ख़त्म। जी सही हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। खबर के मुताबिक परवेज इलाही ने काफली को पीटीआई में जम करने के एवज मुनस इलाही के लिए पंजाब की सदारत मांग ली है। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, इसको क्या देखना है भाई, सियासत है, कोई रोमांस तो नहीं है, कोई लैला मजनू है, कोई शीरी फराद है। सियासत क्या है? सौदागरी है, सौदेबाजी करो। और दूसरी बात ये है, मैं सच्ची बात बताऊं पीटीआई वालों के लिए भी, तो ये मुनस इलाही एक्सेलेंट चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस है। ही इज़ यंग, ही इज़ एनर्जेटिक, तजर्बा है, बुज़ुर्गों का, दो नस्लों का तजर्बा पीछे है, वो सारा कुछ है। अगर ये है इसी तरह ही चलना है मामला, तो बुरी चॉइस तो नहीं है। और कौन आ जाएगा भाई? सही। तो आला तरीन लोग तो ये ज़ाया कर बैठे हैं यार। मुझे भी इन पे ना, मुझे पीटीआई वालों का ना, मैं मुतज़लज़ल हो गया है। मैं एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मेरी अंधी कमिटमेंट थी, अब नहीं है। इक़्तिदार में थे जब वो ख़त्म हुई है, और टेपर ऑफ होना शुरू हुई है। ख़त्म नहीं हुई, अभी तक है, लेकिन वो कहते हैं ना पुराना इश्क ज़रा जाते जाते जाता है। तो
ये जो है ना, जो अपने बंदों को ना, ये देखें आप जहांगीर तरीन, ओए यार को खुदा का खौफ करो, अलीम खान, ये इधर अपना चौधरी सरवर, हुजूर को कभी उनके गुलाम ने नहीं छोड़ा। और याद रखना, साहबा में को भी बहुत संभाल के, जैसे कांच को संभाल के लेके जाते हैं हुजूर गए। चूंकि ओवरनाइट आप कायल होके हो जाते हो, लेकिन कुछ आते हैं जो आपकी सेकंड नेचर बन जाती हैं, उनमें टाइम लगता है। मैं नहीं जानता ये किस हद तक सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, भाई इस तरह होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, बाड़ा नहीं होता। इधर से आए उधर से जा रहे हैं, इधर से आए उधर से जा रहे हैं। तो मुनस का वो करके देख लें। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम जाम बखैर हो। यकीनन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।